वेलकम टू द होम ऑफ कॉमेडी स्पोर्ट इन इंडिया। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। हम UFC के साल के आखिरी पेपर व्यू तक पहुंच गए हैं। हम उस पेपर व्यू तक पहुंच गए हैं जिससे उम्मीदें हमें बहुत कम थी, पर वो ओवर डिलीवर कर रहा है। तो इस पेपर व्यू के बारे में बात करेंगे, इस पेपर व्यू की फाइट्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली हम 2-3 फाइट्स के बारे में ही बात करते हैं, पर इस पेपर व्यू में इतनी सारी इंटरेस्टिंग फाइट है कि बहुत सारी फाइटों के बारे में बात करना पड़ेगा। तो सब्र रखिएगा, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट क्या करूँ, जो बातें इंपॉर्टेंट है वो बताना ज़रूरी है। खैर, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। यही इकलौता वादा है मेरा आपसे। सबसे पहले आप टाइमिंग नोट कर लीजिए, ये सुबह 8:30 बजे से आएगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करिए कैसे आप प्रीलिम्स देख सकते हैं, क्योंकि मैं जिन फाइट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनमें से काफ़ी सारी फाइट प्रीलिम्स में आने वाली हैं। और सच कहूँ तो कुछ प्रीलिम्स की फ़ाइट एक्चुअली कुछ मेन इवेंट की फ़ाइट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो क्ले गुइडा वर्सेस चेस ऊपर के बारे में भी बात करनी चाहिए, माइकल केसा वर्सेस मैक्स ग्रिफिन के बारे में भी बात करनी चाहिए, क्रिस वाइडमैन वर्सेस एंड्रेस वाली फाइट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, बट क्योंकि समय की कमी है तो हम शुरुआत करेंगे एवलोएव वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग से। अगर आपके ये विचार हैं कि इस फाइट को तो मेन इवेंट होना चाहिए था, तो मेरी और आपकी सोच काफ़ी मिलती है। ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि UFC पनिश कर रहा है अल्जमेन स्टर्लिंग को हुक्म अदूली के लिए, बोले तो डिसओबेइंग दी ऑर्डर के लिए। पर जैसे कि गेहूं के साथ हमेशा घुन भी पिस जाता है, तो बेचारा एवलोएव को भी मेन इवेंट से प्रीलिम्स में आना पड़ा। और शर्म की बात तो यह है कि ये प्रीलिम्स का भी मेन इवेंट नहीं है। UFC का मानना है जब टुच्चापन करो तो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेवल का टुच्चापन करो, और अल्जमेन स्टर्लिंग और एवलोएव की फाइट मेन इवेंट भी नहीं होना प्रीलिम्स का वर्ल्ड क्लास टुच्चापन है। काश की यह फाइट मेन इवेंट में होती तो हम कम से कम आधा घंटा इसी फाइट के एनालिसिस में बिताते। एनीवेज, जब ये मेन इवेंट में नहीं है तो फटाफट करना पड़ेगा। क्यों मैं इसका लंबा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं हर फाइट का करने लगा वैसे तो हम 3 घंटे यहीं बैठे रहेंगे। देखिए, ये फाइट 2 बहुत ही शानदार टीपी टॉप और रेसलर्स के बीच में है। इस बात पे कोई शक नहीं है कि मोसार एवलोएव एक वर्ल्ड क्लास रेसलर है और बहुत ही खतरनाक रेसलर है, बट मुझे लगता है कि मोसार एवलोएव में किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि जब मोसार एवलोएव को ये लगता है कि वो फाइट में आगे है तो ही ट्राई टू क्रूज टू दी एंड, यानी कि चल रहे हैं ऊपर तो चलने दो, फिर डिसीजन आ जाएगा, खुश रहेंगे अपन। मोसार एवलोएव में वो अर्जेंसी दिखाई नहीं देती कि फाइट को जल्दी खत्म करना है। मोसार एवलोएव में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखाई देता कि सामने वाले ने एक भी गलती की तो खेल खत्म कर दो उसका। आपको अल्जमेन स्टर्लिंग पसंद हो या ना पसंद हो, उसमें ये गलतियाँ नहीं है। अगर आप एक भी गलती करेंगे ना ग्राउंड में अल्जमेन स्टर्लिंग के खिलाफ, तो वो आपकी आखिरी गलती होगी उस फाइट में। अल्जमेन स्टर्लिंग विल मेक श्योर ऑफ दैट, ही विल एक्सप्लॉइट इवन ए स्मॉलेस्ट मिस्टेक दैट यू मेक। मुझे पता है कि UFC नहीं चाहता कि अल्जमेन स्टर्लिंग ये फाइट जीते, पर मेरा मानना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग इज गोइंग टू विन दिस फाइट एंड UFC इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। दिल दिमाग पैसा सब अल्जमेन स्टर्लिंग पे लगाया जाता। अगली फाइट एंथनी स्मिथ वर्सेस डोमिनिक रेयस वाली फाइट है। ये फाइट भी प्रीलिम्स में ही है। कई बार सोनी 6 में प्रीलिम्स भी दिखा देता है, तो शायद कल दिखाए तो अच्छी बात होगी। हाँ, मेरा मानना है कि ये फाइट भी मेन इवेंट लायक तो है यार। 2 प्रीवियस टाइटल कंटेंडर हैं, पर ये फाइट मेरे लिए ज़्यादा प्रेडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, हम उस एंथनी स्मिथ की बात नहीं कर रहे हैं जो आज से 5 साल पहले था। हम उस एंथनी स्मिथ की बात नहीं कर रहे हैं तो जैसे तैसे जॉन जोन्स से फाइट करने पहुंच गया था। हम उस एंथनी स्मिथ की बात कर रहे हैं जो 2024 में है। और ये एंथनी स्मिथ फाइटिंग का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जहां वो डोमिनिक रेयस से आगे हो। देखिए, उम्र के साथ बाकी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, पर दिमाग कम नहीं होता है। तो हम ये कह सकते थे कि फाइटिंग इंस्टिंक्ट जिसको कहेंगे, या फिर फाइट IQ जो है वो तो हाई लेवल का होगा एंथनी स्मिथ के ऊपर पास, क्योंकि वो तो नहीं जाएगा ना उम्र के साथ। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्त, उम्र के साथ वही चीज़ जाती हैं जो आपके पास होती हैं, और दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो उम्र के साथ जाती नहीं है पर आपके पास होना चाहिए। एंथनी स्मिथ के पास कभी भी टॉप लेवल का फाइट इंस्टिंक्ट था ही नहीं, फाइट IQ था ही नहीं, तो वो उसकी मदद करने आज आएगा नहीं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ इजी विन फॉर डोमिनिक रेयस। मेरा मानना है कि डोमिनिक रेयस के वनवास का टाइम खत्म हुआ। मेरा मानना है कि डोमिनिक रेयस के टॉप फाइटर्स में आने के दिन करीब है। मेरा मानना है कि डोमिनिक रेयस इज गोइंग टू विन दिस फाइट। अब आगे चलते हैं मेन कार्ड की तरफ। मेन कार्ड में जो सबसे पहली फाइट है वो लैंडवेयर वर्सेस डू हू चॉय की है। यार, इनकी फ़ाइट एनालाइज करने को मत बोलो मेरे को, इस उम्र में ये काम नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि ये दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल फाइटर हैं। हम जैसा भी सोचेंगे उसके उलट काम करेंगे, तो इन्जॉय करने का ये फाइट बिना किसी बायस के। ठीक, अब आगे चलते हैं मेरे इस पूरे मेन कार्ड में सबसे फेवरेट फाइट पे। मेरे इस पूरे मेन कार्ड में सबसे फेवरेट फाइट है क्रोन ग्रेसी वर्सेस ब्राइस मिचेल। आई नो यू डोंट एग्री विथ इट, बट आई रियली लव दिस फाइट। And if I have to choose only one fight in this main card that I'll watch, then this is that fight. देखिए, ब्राइस मिचेल के बारे में हम सबको पता है कि ही इज टफ और बहुत शानदार रेसलर है ब्राइस मिचेल, और ऑलरेडी टॉप 5 की यात्रा करके आ चुका है वो लाइट वेट में, माफ़ कीजिएगा फेदर वेट में।
पर इस फाइट को लेकर मैं जिस फाइटर को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ उसका नाम है क्रोन ग्रेसी। देखिए क्रोन ग्रेसी एक बहुत ही इंट्रोवर्ट फाइटर है, ज़्यादातर मीडिया से मिलता नहीं है, एमएमए में उसका कोई लंबा रिकॉर्ड नहीं है, बहुत स्टेज दिखाई देता है, बहुत स्टेज सुनाई देता है। बट मैं आपको बता दूं कि जो लोग क्रोन ग्रेसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनके लिए केवल एक वर्ड है, वो है बेवकूफ़। अंग्रेजी में इडियट, इटालियन में स्टूपिडो। अगर किसी को गलतफहमी है कि क्रोन ग्रेसी कौन है, उसको पता नहीं कि क्रोन ग्रेसी कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रोन ग्रेसी वो आदमी है जो एक हाथ पीछे बांधने के बावजूद आपको सबमिट कर देगा 5 मिनट में। ही इज़ दैट गुड ऑन द ग्राउंड। और कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि एक समय वो इतना अच्छा था ग्राउंड में। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि ये दोनों फाइटर की जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं बहुत ही बेसिक हैं, और यही बात इस फाइट को बहुत शानदार मैचअप बनाती है क्योंकि दोनों ग्राउंड पे शानदार हैं। तो ये ग्रैपलर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट है। अगर स्ट्राइकिंग की बात करना हो तो देखिए मैंने अभी कहा कि दोनों अच्छे स्ट्राइकर भी नहीं कह सकते, उनको बहुत ही बेसिक स्ट्राइकर हैं। पर यार कभी कभी ये होता है कि जो दो ग्रैपलर फाइट कर रहे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अब ग्रैपलिंग में दोनों ही अच्छे हैं तो स्ट्राइकिंग की जाए। मैं नहीं चाहता कि इस फाइट के साथ ऐसा हो, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही बोरिंग फाइट होगी। चलिए ग्राउंड गेम की बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ग्राउंड गेम में बात करें उससे पहले एक बार फिर से क्रोन ग्रेसी की बात करते हैं। देखिए ये फाइट पूरी तरह डिपेंड करती है कि कौन सा क्रोन ग्रेसी फाइट करने आ रहा है। अगर वही क्रोन ग्रेसी फाइट करने आ रहा है जो लास्ट फाइट करने आया था, अनमोटिवेटेड, ऐसे ही लग रहा था कि बस साइन करने आया है और पेचेक लेने आया है, अगर वो अनमोटिवेटेड क्रोन ग्रेसी एक बार फिर से फाइट करने आता है तो दोस्त ब्राइस मिचेल का रास्ता बहुत ईजी है, उसके विन कॉलम में एक फाइट ऐड होने वाली है और कुछ नहीं। बट अगर मोटिवेटेड क्रोन ग्रेसी आता है ना, देन वी हैव अ फाइट एट आवर हैंड एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट फाइट। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड की। देखिए क्रोन ग्रेसी एक शानदार जुजित्सु आर्टिस्ट है। मेरे ख्याल से जुजित्सु में क्रोन ग्रेसी के लेवल के 10 ही फाइटर होंगे पूरी दुनिया में, या फिर ये कह सकते हैं कि 2019-20 में जहाँ क्रोन ग्रेसी था उसके लेवल के 10 ही फाइटर होंगे पूरी दुनिया में। ब्राइस एक बहुत शानदार रेसलर है, और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने हमेशा आपसे कहा होगा कि एक अच्छा रेसलर एक अच्छे जुजित्सु आर्टिस्ट को हरा देता है, पर क्रोन ग्रेसी के केस में ये सही नहीं है दोस्त। क्रोन ग्रेसी डिफरेंट है, क्रोन ग्रेसी स्पेशल है। अगर क्रोन ग्रेसी मोटिवेटेड है ना तो ग्राउंड पे उसको ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर उसको कोई ग्राउंड पे ख़त्म कर पाता है ना तो ये समझिए कि क्रोन ग्रेसी का कैरियर ख़त्म हो चुका है। मुझे पता है कि सट्टेबाजों का कहना है कि क्रोन ग्रेसी को 1 का 5 भाव मिल रहा है, यानी क्रोन ग्रेसी भी 1 लगाओगे तो 5 मिलेगा। इतना ज़्यादा बड़ा अंडरडॉग है, आई नो दैट, बट आई थिंक क्रोन ग्रेसी इज गोइंग टू विन दिस फाइट। दिल दिमाग पैसा सब क्रोन ग्रेसी पे लगाया जाता। चलिए अगली फाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली फाइट जो है वो सिरिल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव के लिए है, और मेरा मानना है ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। नंबर 1 कंटेंडर फाइट किसके लिए? ये फाइट है नंबर 1 कंटेंडर फाइट टॉम एस्पिनॉल के टाइटल के लिए, क्योंकि जॉन जोन्स का टाइटल तो अलग ही दुनिया में जी रहा है। देखिए आई रियली डोंट लाइक सिरिल गान्स, इसलिए नहीं क्योंकि उसके नहीं है, मेरा मानना है कि वो बॉक्सिंग में हेवीवेट डिवीजन में सबसे स्मूथ बॉक्सर है, इमेंसली टैलेंटेड है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि शायद टॉम एस्पिनॉल को छोड़ के और जॉन जोन्स को छोड़ के ऐसा कोई फाइटर नहीं है हेवीवेट में जो आसपास भी आता है सिरिल गान के एथलेटिज्म में और स्किल्स में, बॉक्सिंग स्किल्स में। पर दोस्त ये आदमी सीरियस नहीं था। अगर सीरियस होता तो इन गानों के द्वारा बार बार टेक डाउन करने के बावजूद भी जॉन जोन्स के साथ वैसी हालत में तो नहीं आता जिस हालत में ये आया था। इफ़ यू आर बीइंग टेकन डाउन बाय फ्रांसिस Ngannou, then you bet your ass that you'll be taken down by John Jones, and that was the piece of shit performance by Ciryl Gane। और वो परफॉर्मेंस यही कहती थी कि यह आदमी ने सीरियसली कभी गेम को लिया ही नहीं, बड़ी अपना शेयर टैलेंट के दम पे यहाँ तक आ गया था। वैसे अभी खबरें मिल रही हैं कि वो बहुत खतरनाक मेहनत कर रहा है इसमें, जुजित्सु में और रेसलिंग में। तो वो तो पता चलेगा जब वो जुजित्सु या रेसलिंग फाइटर से फाइट करेगा। फिलहाल तो उसकी फाइट ऐसे फाइटर से जिससे वो पहले भी फाइट कर चुका है, और वो मोस्टली स्ट्राइकिंग बैटल होने वाली है। चलिए सिरिल गान की बात कर लिए तो बात कर लेते हैं। वैसे स्पीवेक के खिलाफ जो फाइट थी उसकी, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी सिरिल गान की, आई विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर वोल्कोव की। डूड दिस वोल्कोव इज डिफरेंट, दिस वोल्कोव हैज किलर इंस्टिंक्ट। इसकी स्ट्राइकिंग भी पहले से कहीं बेहतर है। ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्राइकिंग एंजॉय कर रहा है। ये पुराना वाला वोल्कोव नहीं है, जब टफ टाइम आता था ना तो ये गिव अप कर देता था। दिस वोल्कोव इज मच बेटर देन द वोल्कोव दैट सिरिल गान फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राउंड गेम की जहाँ तक बात करें तो दोस्त क्यों करें ग्राउंड गेम की बात, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये फाइट ग्राउंड में जाने वाले नहीं है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन ग्राउंड में कैसा है। वैसे ग्राउंड में दोनों ठीक ठाक है। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, ये बात हमने पहले भी देखी, ये दोनों पहले भी फाइट कर चुके हैं। लगभग एक तरफा फाइट थी सिरिल गान की अलेक्जेंडर वोल्कोव के खिलाफ, बट जैसे कि मैंने कहा कि इस वाले वोल्कोव की स्ट्राइकिंग स्किल बेहतर है, मेंटली ये वोल्कोव बेहतर है, एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक वोल्कोव कैन विन। क्या मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वोल्कोव जीतने वाला है? आई डोंट नो दोस्त, मेरे को लगता है कि वोल्कोव जीत सकता है।
तो क्या मेरा प्रेडिक्शन इसके उलट है कि क्या सिरिल खान जीतेगा? इवन दैट आई डोंट नो मेरे भाई, आई एम रियली कन्फ्यूज्ड। आई नो सभी एक्सपेक्ट मुझसे ये कर रहे हैं कि मैं बोलूँ कि सिरिल खान जीतेगा, सिरिल खान जीतेगा, सिरिल खान जीतेगा, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई हैव दिस फीलिंग दैट वोल्कॉव मीन्स बिजनेस दिस टाइम। एनीवेज, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट देखेंगे। तो इस फाइट के लिए मेरे पास कोई प्रेडिक्शन है नहीं। चलिए को मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। पर को मेन इवेंट में जाने से पहले जो शफकत और इयान गैरी की फाइट है उसके बारे में स्टार्टिंग में ये बात करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। अब बताइएगा, जिस दिन ये फाइट डिसाइड हुई थी आपको लग रहा था कि एक तरफा फाइट होगी, आराम से शफकत खुदा के मारेगा इयान गैरी को। फिर मीडिया ने इतना चक्कर घुमाया, आपसे दिमाग में इतनी उंगली की कि आपको लगने लगा कि शायद टक्कर दे सकता है यार इयान गैरी। फिर कुछ भी और दिनों में और चाबी घुमाई तो आपको ये लगने लगा कि नहीं यार ये बराबर की फाइट है इयान गैरी की। अब तो कई लोग ये कहने लगे कि भाई इयान गैरी ना 3 टाइम फोड़ सकता है शफकत को। दोस्त, ये जो काला कांडी करते रहता है ना मीडिया, तो इसकी नहीं मानने का, दिखावे पे नहीं जाने का, अपना दिमाग लगाने का। कोई बोले कौवा कान ले गया तो कान की तरफ देखने का है, कौवे की तरफ नहीं। ठीक, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस फाइट का एनालिसिस करते हैं। सबकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि दिस इज नॉट द फाइट वी वांट, बट आज सब ऐसे हैं कि ओके वी आर हैप्पी विद दिस फाइट। देखिए, इस फाइट के चांसेस हैं कि या तो यह फाइट 2 राउंड के अंदर खत्म हो जाएगी या फिर बहुत वन साइडेड होगी। पहले शफकत रखमनाव की बात कर लेते हैं। शफकत रखमनाव के बारे में कहूँगा कि भाई ये आदमी रिस्क टेकर है। ये उस समय हमजद चिमाएब को चैलेंज कर रहा था जब हमजद चिमाएब को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा था। और इस समय भी आप देखिए कि इस आदमी के तय है कि अगर ये रुकता है, फाइट नहीं करता है, तो बिलाल मोहम्मद से इसकी चैंपियनशिप फाइट होगी। पर फिर भी ये नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट को रिस्क में ले रहा है इयान गैरी के खिलाफ। और उस इयान गैरी के खिलाफ ही नहीं, इससे पहले उस्मान के खिलाफ भी फाइट करने को तैयार था वो, कोबी केविंगटन को भी फाइट करने के लिए तैयार था वो दोनों तैयार नहीं थे इससे फाइट करने को। बट इयान गैरी के बारे में भी ये कहना पड़ेगा कि लौंडे में गट्स तो हैं, क्योंकि अगर इयान गैरी जब ये फाइट ले रहा होगा तो उसको ये तो पता होगा ना कि अगर शफकत रखमनाव ये बात चूज़ करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग करेगा तो इयान गैरी बहुत बड़ी दिक्कत में है। ये सब जानते हुए भी अगर वो फाइट एक्सेप्ट करता है तो दैट्स अ बिग ऑफ हिम, दैट शोज सम गट्स। फाइट एनालिसिस के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है शफकत रखमनाव के साथ, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा और इस बारे में बात करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शफकत रखमनाव एक शानदार फाइटर है, इस बारे में कोई वो नहीं है। और कौन उसको शानदार फाइटर कह रहा है, आप मेरा 3-4 वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ भी आपको ये मिलेगा कि शफकत रखमनाव एक दिन चैंपियन बनेगा। आज से 4 साल पहले से मैं कह रहा हूँ। तो इस बारे में मतलब मेरे को ये मत समझिए आप कि मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ, बट शफकत रखमनाव में एक ईगो प्रॉब्लम है। शफकत रखमनाव रेसलर के साथ रेसलिंग करना चाहता है और स्ट्राइकर को स्ट्राइकिंग में हराना चाहता है। केवल एक बार उसने ऐसा नहीं किया है, वो है वंडर बॉय के खिलाफ जो वो फाइट कर रहा था, और वो भी इसलिए क्योंकि उसको ऑलरेडी इंजरी थी। और अगर इस जगह पे वो स्ट्राइकिंग को चूज़ करता है इयान गैरी के खिलाफ तो दैट मे क्रिएट सम इश्यूज फॉर। एक और बात कर लेते हैं फाइट के एनालिसिस के स्टार्ट करने से पहले। देखिए, वो जो वीडियो है ना स्पारिंग वाला जहाँ पे वो स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, उसको आप भूल जाइए। दूसरे उस वीडियो के बारे में जहाँ बात कर रही है कि शफकत रखमनाव ने टैप आउट किया था आपकी इयान गैरी को, उस वीडियो के बारे में भूल जाइए। भूल गए? अब फाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्राइकिंग की बात करें तो हाँ, टेक्निकली ये बात सही है कि इयान गैरी शफकत रखमनाव से बेहतर स्ट्राइकर है, बट थोड़ा ही बेहतर है, इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। और ये थोड़ी बहुत एज जो है ना इयान गैरी की, ये शफकत रखमनाव की शानदार जो चिन है उससे ऑफसेट हो जाती है। यानी कि ओवरऑल एज स्ट्राइकिंग में भी नहीं है इयान गैरी के पास मेरे हिसाब से। और जहाँ तक ग्रैपलिंग की बात है तो वहाँ पे तो कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, दोनों एक लीग में ही नहीं है। अगर ये फाइट ग्राउंड में जाती है ना तो इयान हैज़ नो चांस। देखिए, अगर आप बात करनी हो कि इयान गैरी कैसे फाइट जीत सकता है तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि इयान गैरी को ही हैज़ टू फाइंड अ वे टू नॉक आउट शफकत रखमनाव इन राउंड 1 और राउंड 2 मोस्टली, क्योंकि शफकत रखमनाव का ईगो जो है वो उंगली करेगा और वो पहले दूसरे राउंड में स्ट्राइकिंग करने की ही कोशिश करेगा। और ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइकिंग में नहीं जीत सकता, बट स्ट्राइकिंग में उसको थोड़ी सी रिस्क है। और यही जो टाइम होगा, इसी रिस्क को एक्सप्लॉइट करते समय कैसे ना कैसे स्ट्राइकिंग में नॉकआउट करना पड़ेगा शफकत रखमनाव को, इयान गैरी को नॉकआउट करना पड़ेगा शफकत को। अगर वो ये नहीं कर पाता ना तो गेम सेट और मैच है दोस्त। क्या इयान गैरी ऐसा कर सकता? तो मैं कहूँगा कि कोशिश कर सकता है दोस्त, मुश्किल है बट कोशिश कर सकता है, क्योंकि इयान गैरी कैमरे के सामने स्टूपिड बिहेव करता है, बट ही इज़ अ वेरी स्मार्ट फाइटर। वो ज़बरदस्ती ईगो में नहीं आता है, उसको पता है कि उससे कोई अच्छा स्ट्राइकर है तो उससे रेसलिंग करने लगता है। याद है MVP वाली फाइट? तो दिमाग तो है लौंडे में। If he can find a way to knock him out, that's the only way he is going to win this fight.
मेरे हिसाब से शौकत भी यही करेगा, 1-2 राउंड तक कोशिश करेगा स्ट्राइकिंग करने की। अगर वो स्ट्राइकिंग बैटल में आगे नहीं चल रहा है, आगे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ये मान के चलिए कि 5 राउंड में से 4 राउंड या 5 राउंड शौकत जीतेगा। बट अगर स्ट्राइकिंग बैटल में वो पीछे चल रहा है तो तीसरे राउंड से वो रेसलिंग करना चालू करेगा, और फिर वहाँ से आप फाइट खत्म होने का समय आप घड़ी में नोट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होगा। ठीक है, जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है, दिल कहता है शौकत रख बनाओ, दिमाग कहता है शौकत रख बनाओ, पैसा होता तो शौकत पे लगाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट है अलेक्जेंड्रे पंटोजा वर्सेस काया साकुरा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं काया साकुरा की। काया साकुरा के नंबर 1 कंटेंडर या फिर चैंपियनशिप में फाइट करने से मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, उसके 2 सिंपल कारण हैं। पहला, पेंटोजा लगभग इस पूरे टॉप 10 डिवीज़न को ख़त्म कर चुका है 125 में, तो कोई नया कंटेंडर चाहिए था तो बाहर से भी ले आया, तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात, UFC के बाहर काया साकुरा के इतने अचीवमेंट तो हैं कि उनकी वजह से अगर उसको टाइटल शॉट दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं मेरे को। अब सवाल अगला ये है कि आखिर क्यों इतनी मेहनत कर रहा है UFC काया साकुरा के पक्ष में, क्यों उतना स्टार बनाने में फैला है? दोस्त, पहली बात तो काया साकुरा में स्टार पोटेंशियल है। काया साकुरा डायनेमिक फाइटर है, स्मार्ट है और जैपनीज स्टार है। UFC के पास जैपनीज स्टार की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये भी हो सकता है कि शायद वो 125 डिवीज़न में पेंटोजा को इतना बड़ा स्टार मानते ना हो, क्योंकि पेंटोजा फ्लैम्बॉयंट तो नहीं है। और सच कहूँ तो एक्चुअली काया साकुरा डिजर्व टू बी अ स्टार यार। ही इज़ एक्साइटिंग, ही इज़ डायनेमिक। वो 5 सेकंड में फाइट हार भी सकता है और 5 सेकंड में फाइट जीत भी सकता है। हम वो नहीं करेंगे जो UFC कर रही है, और हम अलेक्जेंडर पंटोजा की भी बात करेंगे। दोस्त, अलेक्जेंडर पंटोजा मेरी नज़र में अभी ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट 125 ऑफ ऑल टाइम है, और मेरे हिसाब से अभी इस पूरे डिवीज़न में ऐसा कोई फाइटर नहीं है जो उसको हरा सकता है। बट ये बात भी सच है कि मैं लगातार उसको स्लो होते देख रहा हूँ, और मैं आखिरी के राउंड में उसको थोड़ा थकते हुए भी देख रहा हूँ। अलेक्जेंडर पंटोजा का फाइट का मॉडल बहुत सिंपल सा है। अलेक्जेंडर पंटोजा बहुत ही टफ फाइटर है, तो वो आपको लेकर एक ऐसी दुनिया में जाता है जहाँ पे को केवल टफ आदमी ही सर्वाइव कर सकता है, और क्योंकि वो टफ है इसलिए वो सर्वाइव करता है। देखिए, ये फाइट बोरिंग होने वाली है या एक्साइटिंग होने वाली है तो डिपेंड करता है पेंटोजा पे, ना कि काया साकुरा पे। अगर पेंटोजा डिसाइड करता है कि वो फाइट को ग्राउंड पे लेके जाएगा तो ये फाइट बोरिंग होगी, इस बात पे कोई शक नहीं है। पर अगर गलती से भी पेंटोजा ये डिसाइड करता है कि वो स्ट्राइकिंग करेगा तो दिस फाइट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। देखिए, पेंटोजा के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको एक आदत है कि वो लोगों को खुश करना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी के आधे समय उसने अपने बाप को खुश करने में बिता दिया, और पिछली 2 फाइट से वो ये देख रहा है कि ऑडियंस का रिएक्शन उसके प्रति कुछ अच्छा नहीं है। एक बार तो वो माफ़ी मांग रहा था कि मैंने एक्साइटिंग फाइट नहीं की, दैट्स व्हाई आई अपोलोजाइज। दोस्त, ये लोग जो है ना, ये फाइट देखने आए, ये पैसे दे के आए हैं, आपने फाइट की, आपका काम खत्म हो गया, इनको घर जान दो। आपके बच्चे कि बैंक अकाउंट में अगर 2 रुपये कम होगा ना तो इनमें से कोई चूतिया आपको 2 रुपये देने नहीं आएगा। पर मुझे लगता है कि पब्लिक का अप्रूवल पेंटोजा को चाहिए है, और अगर वो पब्लिक के अप्रूवल, डेना व्हाइट के अप्रूवल, UFC के अप्रूवल के पीछे भाग रहा होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्ट्राइकिंग करेगा, एंड दैट कैन बी अ वेरी फेटल मिस्टेक। चलिए इस फाइट की बात कर लेते हैं। पेंटोजा, जहाँ तक स्टैंड अप की बात है, ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर, टफ फाइटर है, चिन उसकी ठीक है, थोड़ा वीकनेस है डिफेंस में, और एक और प्रॉब्लम है कि वो कभी कभी ना ब्रॉलिंग स्टाइल में चला जाता है। जहाँ तक काई की बात है, काई इज़ बेटर देन पेंटोजा इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग। और अगर पेंटोजा वही करता है ना जो मैं कह रहा था कि वो ब्रॉलिंग स्टाइल में चला जाता है कभी कभी, अगर वो ऐसा करता है तो पेंटोजा इज़ गोइंग टू बी इन डीप ट्रबल। पर अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो पेंटोजा के लिए कोई मैच नहीं है काया साकुरा। काया साकुरा का ग्राउंड गेम बेकार नहीं है एक्चुअली, काया साकुरा ग्राउंड गेम ठीक ठाक है, बट पेंटोजा के लेवल का नहीं है। पेंटोजा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि ग्राउंड में फाइट कैसी जाए, कैसे जीती जाए। पेंटोजा के लिए बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड में फाइट को लेके कैसे जाया जाए। अगर काया साकुरा का टेक डाउन डिफेंस वैसा ही है जैसा कि लास्ट फाइट में था तो पेंटोजा आराम से काया साकुरा को टेक डाउन कर पाएगा। पर अभी जैसे कि सारी पब्लिक कह रही है कि पेंटोजा के खिलाफ फाइट से पहले उसका एकदम से टेक डाउन डिफेंस बहुत अच्छा हो गया है, तो क्या ये पॉसिबल है? मुश्किल है, बट पॉसिबल तो है। हमने कोरी सैंडहैगन का याद है, कोरी सैंडहैगन का टेक डाउन डिफेंस सिर्फ 2 फाइट के बीच में शानदार होता देखा है। तो अगर वैसी कोई स्थिति है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत में है पेंटोजा, बट अगर वैसी कोई स्थिति नहीं है ना तो पेंटोजा ग्राउंड में लेके जाएगा और ग्राउंड में फाइट खत्म करेगा। सब कुछ डिपेंड करता है काया साकुरा के टेक डाउन डिफेंस पर। देखिए, एक बात और है, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेंटोजा जो है उम्र के साथ थोड़ा स्लो भी हो रहा है, और एंड के राउंड में मेरे को थकान भी दिखाई देती है। पर मेरा मानना है कि अभी पेंटोजा जिस जगह पे है, ही कैन रियली डिफीट काया साकुरा।
मे बी लेटर काया सुगरा कैन डिफीट पेंटोजा, बट राइट नाउ इट्स पेंटोजा's फाइट टू लूज। दिल कहता है पेंटोजा जीतेगा, दिमाग कहता है पेंटोजा जीतेगा, पैसे होते तो पेंटोजा लगाए जाते। आप बताइए आपका क्या ख्याल है? सारी फाइट्स को लेके अपने कमेंट में अपने प्रेडिक्शन दीजिए। आई रियली वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। यार वीडियो लंबा हो गया बट क्या करूँ, अभी भी मैंने कोशिश की है चीज़ों को शॉर्ट में निपटाने की, है ना। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।